हेलो एवरीवन। सो आज शुरू करते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस से। तो ये क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होती है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के बारे में बताया था। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम वह अवस्था होती है जब निकाय के अंदर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक पिस्टन और सिलेंडर डिवाइस के अंदर एक गैस भरी हुई है और इस सिलेंडर के पिस्टन के ऊपर कुछ वेट रखे हुए हैं, कुछ वजन रखे हुए हैं। वजन किस फॉर्म में है, चलिए आपकी सिंपलिसिटी के लिए ये वजन छोटे छोटे कंकड़ों के रूप में रखे हुए हैं। छोटे छोटे कंकड़ पत्थर रखे हुए हैं इसके ऊपर, पिस्टन के ऊपर, जो पिस्टन के अंदर प्रेशर को बनाए हुए हैं, क्योंकि इन कंकड़ों का, इन पत्थरों का भी कोई ना कोई वेट है। ठीक है। तो ये पिस्टन के अंदर एक प्रेशर बनाए हुए हैं, एक प्रेशर को बिल्ड किए हुए हैं। इसके अंदर प्रेशर P1 है, वॉल्यूम इसका V1 है, टेम्परेचर इसका T1 है। जब ये प्रॉपर्टीज आपकी फिक्स्ड हो जाएंगी तो सिस्टम आपका साम्यावस्था में कहलाएगा। लेकिन जब सिस्टम की अवस्था चेंज की जाती है, यानी स्टेट चेंज की जाती है, स्टेट चेंज कैसे करेंगे, इसके ऊपर जो प्रेशर है उसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। कम करेंगे यानी इसके ऊपर से एक दो पत्थर हम हटा देते हैं। ये एक दो पत्थर हमने हटा दिया। जैसे ही आपने एक दो पत्थर हटाया है तो पिस्टन आपका ऊपर की तरफ मूव करेगा थोड़ा बहुत। पिस्टन आपका ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। आपका पिस्टन कुछ ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा इस तरह। पिस्टन आपका अभी थोड़ा नीचे था, अभी पिस्टन आपका कुछ ऊपर आ जाएगा, यानी सिलेंडर के अंदर का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। ठीक है। तो आपका जो सिस्टम था इनिशियली तो साम्यावस्था में था, इसकी प्रॉपर्टी में चेंज नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही आपने पत्थर हटाया है तो ये सिस्टम कुछ समय के लिए साम्यावस्था में नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर चेंजेस होना स्टार्ट हो जाएंगे, फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है तो साम्यावस्था टूट जाती है। साम्यावस्था टूट जाएगी, है ना, कुछ समय के लिए टूट जाएगी। फिर जब पिस्टन के ऊपर रखे हुए जो वेट है पिस्टन के अंदर के प्रेशर को बैलेंस कर लेंगे, तो बैलेंस करने के कारण पिस्टन आपका कुछ दूर जाकर के रुक जाएगा। ठीक है। मतलब कि दूसरी साम्यावस्था प्राप्त हो जाएगी, दूसरी साम्यावस्था प्राप्त हो जाएगी। दूसरी साम्यावस्था मिल जाएगी तो दूसरी साम्यावस्था में पिस्टन के अंदर का प्रेशर P2 हो जाएगा, वॉल्यूम V2 हो जाएगा, टेम्परेचर T2 हो जाएगा। ठीक है। तो एक साम्यावस्था से दूसरी साम्यावस्था में जाने के लिए सिस्टम की साम्यावस्था टूट जाती है। ठीक है। सिस्टम जब एक साम्यावस्था से दूसरी साम्यावस्था किसी प्रोसेस के द्वारा होते हुए जाता है तो सिस्टम की साम्यावस्था टूट जाती है। यानी सिस्टम इस स्टेट 1 पर साम्यावस्था में है, इस स्टेट 2 पर साम्यावस्था में है, लेकिन इनके बीच में ये साम्यावस्था में है या नहीं है इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये तो रैपिड चेंज होते हैं। ठीक है। तो किसी प्रोसेस के दौरान सिस्टम आपका साम्यावस्था में है या साम्यावस्था में नहीं है, इसका कोई पता नहीं होता है। ठीक है। तो अब एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं जिसको कहते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। ठीक है। तो सिस्टम आपका इतनी दूरी तभी चलेगा जब उसमें कोई बड़ा चेंज होगा। बड़ा चेंज होगा यानी ये सारे पत्थर हटा दिए या आधे पत्थर हटा दिए तो बड़ा चेंज हुआ प्रेशर में, तो इतनी दूर तभी जा रहा है सिस्टम। ठीक है। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, इन पत्थरों को एक साथ ना हटाकर इन पत्थरों को एक एक करके हटाएंगे, एक एक करके हटाएंगे। मैंने ये ऊपर वाला पत्थर हटाया तो इसके कारण आपका पिस्टन थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। जैसे ही पिस्टन आपका थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव हुआ तो इसका वॉल्यूम तो थोड़ा बढ़ जाएगा और प्रेशर इसका थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि वेट कम हुआ है तो प्रेशर कम हो जाएगा। और पिस्टन ऊपर की तरफ मूव हुआ है तो वॉल्यूम इसका बढ़ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ही बढ़ेगा, जरा सा। तो पिस्टन आपका एक नई अवस्था में पहुंच जाएगा जिसमें प्रेशर प्रारंभिक वॉल्यूम से थोड़ा कम होगा और वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा होगा। यानी देखो, इस अवस्था से सिस्टम आपका इस अवस्था में पहुंच गया है। ये अवस्था जो मैंने मार्क की है,
ए, ठीक है। अब जैसे ही मैं नेक्स्ट पत्थर हटाता हूँ तो सिस्टम, सॉरी, एक चीज और बताता हूँ मैं आपको। तो जब हमने शुरू में एक पत्थर हटाया था तो आपका सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट ए पर आ गया था। अब मैं अगर वही पत्थर वापस रख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो आपका सिस्टम क्योंकि ज़्यादा दूरी नहीं चला है, ये सिस्टम आपका वापस अपने स्थान पर पहुंच जाएगा, यानी जिस पथ से आया था उसी पथ पर वापस चला जाएगा। जिस पथ पर आया था उसी पथ पर वापस स्टेट 1 में चला जाएगा। पत्थर हटाने पर तो स्टेट 1 में आ जाएगा और पत्थर वापस रखने पर स्टेट 2 में वापस आ जाएगा, ठीक है। तो आपका सिस्टम रिवर्सिबल पाथ पर चल रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट पत्थर मैं हटाता हूँ। अब ये पत्थर मैं हटाने की कोशिश करता हूँ एक एक करके। बड़ा वाला हटाया तो ए स्टेट पर आ गया, फिर एक और पत्थर हटाया तो किसी अन्य स्टेज बी पर आ जाएगा, ये बी पर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट पत्थर पत्थर मैं और हटाता हूँ तो आपका सिस्टम किसी अन्य स्टेट सी पर आ जाएगा, फिर डी पर, फिर ई पर। तो ये जो स्टेट्स है ना, ये इक्विलिब्रियम स्टेट्स, ये बहुत पास पास स्टेट्स हैं। और प्रोसेस को रिवर्स करने पर ये स्टेट्स आपकी रिवर्स प्राप्त हो जाएंगी, ठीक है। तो आप देखेंगे कि प्रोसेस के दौरान ये जो प्रोसेस हो रही है आपकी 1 से 2, अगर ये प्रोसेस हल्की की जाए, जैसा मैंने एक एक पत्थर करके हटाया है, तो आपका सिस्टम सदैव ही साम्यावस्था में रहेगा। ये देखिए हर एक बिंदु पर साम्यावस्था में है, नहीं है। तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस एक धीमी रफ्तार की प्रोसेस है। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस एक मध्यम या धीमी रफ्तार की प्रक्रिया है या प्रक्रम है जिसमें सिस्टम हर एक बिंदु पर साम्यावस्था में होता है, ठीक है। अब वो जो अनसर्टेनिटी थी जो शुरू में मैंने बताई थी कि सिस्टम जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है तो उसके बीच में साम्य में रहेगा या नहीं रहेगा, तो वो दूर हो गई अब आपकी। अगर आपकी प्रोसेस क्वासी स्टैटिक है यानी हल्के हल्के है, क्वासी मतलब होता है लगभग और स्टैटिक मतलब होता है रुकी हुई, तो आपकी आपकी जो प्रोसेस है लगभग रुकी हुई है यानी बहुत ही कम रफ्तार से चल रही है, तो आपका सिस्टम सदैव ही साम्यावस्था में रहेगा और एक रिवर्सिबल पाथ को फॉलो करेगा। एक रिवर्सिबल पाथ को फॉलो करेगा। रिवर्सिबल पाथ फॉलो करने का मतलब ये है कि अगर हम पत्थर हटाते हैं तो आगे जाएगा और पत्थर वापस रख देते हैं तो पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा। तो ये क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होती है जिसमें सिस्टम जो है हर एक बिंदु पर साम्यावस्था में होता है। तो एक प्रॉपर डेफिनेशन में आपको बोल देता हूँ या लिख देता हूँ। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस वह प्रक्रम है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस वह प्रोसेस है प्रोसेस है जो बहुत धीमी रफ्तार पर होती है, धीमी रफ्तार पर होती है तथा जिसमें सिस्टम हर एक बिंदु पर साम्य में होता है। ओके, तो ये क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हो गई, ठीक है। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में सिस्टम आपका सदैव साम्यावस्था में होता है और एक बहुत धीमी रफ्तार पर होने वाली प्रोसेस है। और ये प्रोसेस एक रिवर्सिबल प्रोसेस है क्योंकि ये रिवर्सिबल यानी प्रत्यावर्ती पाथ को फॉलो करती है। यह एक प्रतिवर्ती यानी रिवर्सिबल प्रक्रम है, रिवर्सिबल प्रक्रम है, ठीक है भाई। तो जो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है आपकी रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसमें सिस्टम एक रिवर्सिबल पाथ को फॉलो करता है, यानी एक फॉरवर्ड इफेक्ट लगाने पर सिस्टम आगे जाएगा और रिवर्स इफेक्ट वही लगाएंगे तो सिस्टम वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट पर आ जाएगा। तो एक तो प्रोसेस हो गई रिवर्सिबल,
और इसी प्रकार एक प्रोसेस होती है इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल प्रोसेस में यदि सिस्टम एक साम्यावस्था से दूसरी साम्यावस्था में किसी प्रोसेस के द्वारा चला गया, तो रिवर्सिबल प्रोसेस में तो इफेक्ट उल्टा करने पर, पाथ को रिवर्स चलाने पर सिस्टम अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा। लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आएगा, किसी और बिंदु पर चला जाएगा। ठीक है, सिस्टम अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आएगा या किसी और बिंदु पर चला जाएगा या किसी और पथ को फॉलो करते हुए इस प्रोसेस पर प्रारंभिक अवस्था में आ सकता है। लेकिन ज़्यादातर सिस्टम अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ पाता। ये इरिवर्सिबल प्रोसेस कहलाती है। ठीक है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम सदैव साम्यावस्था में होता है और प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर लेता है। इरिवर्सिबल प्रोसेस में भी सिस्टम अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर लेगा या प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त नहीं करेगा। यदि प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त करता है तो वो किस पथ के द्वारा प्रारंभिक अवस्था प्राप्त करेगा, उसका कुछ पता नहीं होगा, वो निश्चित नहीं होगी। ठीक है, तो जब निश्चित ही नहीं है तो हम कोई पाथ बना नहीं सकते। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए कोई पाथ नहीं बना सकते। ठीक है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस का जो पाथ होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस का जो पाथ होता है वो निश्चित होता है, फिक्स होता है, तो उसको हम बना सकते हैं पाथ को ए टू वी। तो आप अगर कहीं ये सॉलिड लाइन देखेंगे तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। अब क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस जो है उसका पाथ जो होता है निश्चित नहीं होता, तो इसको बनाने के लिए डैश लाइन का यूज करते हैं। तो रिवर्सिबल प्रोसेस तो है आपकी, रिवर्सिबल प्रोसेस सॉलिड लाइन होती है और इरिवर्सिबल प्रोसेस जो होती है आपकी वो डैश लाइन होती है। ठीक है, सॉलिड लाइन रिवर्सिबल प्रोसेस और डैश लाइन इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस और क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के बारे में आपको पता लग गया। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस बहुत धीमी रफ्तार पर चलने वाली एक प्रोसेस है जिसमें सिस्टम सदैव साम्यावस्था में होता है और ये रिवर्सिबल पथ को फॉलो करती है। ठीक है, तो रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल और क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के बारे में आप जान गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे सिस्टम की कुछ प्रॉपर्टीज। अच्छा, प्रॉपर्टीज तो पढ़ ली है नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर में। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है वो पढ़ने वाले हैं हम जीरोथ लो। जीरोथ लो यानी शून्यवा नियम। जीरोथ लो, शून्यवा नियम। ये शून्यवा नियम क्यों हुआ भाई? शून्य से तो गिनती शुरू नहीं करते हैं, गिनती तो सदैव 1 से शुरू करते हैं, 1 से शुरू करते हैं। तो ये शून्यवा नियम क्यों हुआ? क्योंकि शून्यवे नियम का जब प्रतिपादन हुआ तो उससे पहले ऊष्मागतिकी का प्रथम व द्वितीय नियम आ चुका था। ठीक है, फिर जब तृतीय नियम का प्रतिपादन हुआ तो ये दोनों नियम अवेलेबल थे। इसको तीसरा नियम इसलिए नहीं कह सकते थे क्योंकि ये प्रथम और द्वितीय नियम से भी बेसिक था, उनसे भी नीचे लेवल पर आता था। तो उनसे नीचे आएगा तो 1 और 2 से नीचे तो 0 ही आता है, इसलिए इसका नाम शून्यवे नियम रख दिया गया। अब शून्यवे नियम क्या है ये मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, तो शून्यवे नियम कहता है कि यदि यदि एक बॉडी ए किसी अन्य बॉडी बी के साथ तापीय साम्य में है, तापीय साम्य, ये शब्द याद रखो, तापीय साम्य यानी थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। यदि कोई बॉडी ए किसी अन्य बॉडी बी के साथ तापीय साम्य यानी थर्मल इक्विलिब्रियम में है तथा बॉडी ए किसी अन्य बॉडी सी के साथ तापीय साम्य में है, यदि
बॉडी ए किसी अन्य बॉडी सी के साथ तापीय साम्य में है, तो शून्य नियम कहता है कि बॉडी बी और बॉडी सी भी आपस में तापीय साम्य यानी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। वेरी सिंपल लॉ है, कोई इसमें इतना रटने की जरूरत नहीं है, समझ लीजिए बस। खाली समझने के लिए एक सिंपल एनालॉजी है। यदि ए बी का भाई है, यदि ए बी का भाई है और यदि ए सी का भी भाई है, यदि ए बी का भाई है और यदि ए सी का भी भाई है, तो बी और सी भी आपस में भाई भाई होंगे। ठीक है, सिंपल सा लो है बिल्कुल। यदि बॉडी ए बी के साथ तापीय साम्य में है, यदि ए बॉडी सी के साथ भी तापीय साम्य में है, तो ये बॉडी बी और सी भी परस्पर तापीय साम्य में होंगे। ठीक है, तापीय साम्य का होने का मतलब यह है, यदि बॉडी ए का तापमान बॉडी बी के समान है, यदि बॉडी ए का तापमान बॉडी बी के समान है और बॉडी ए का तापमान बॉडी सी के समान है, तो बॉडी बी और सी का बी का तापमान भी समान होगा। यदि बॉडी ए का तापमान बॉडी बी के बराबर है, बॉडी ए का तापमान बॉडी सी के भी बराबर है, तो ये नियम कहता है ये राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। बस ये शून्य नियम है। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट मैंने आपको कई बार बोल ही दिया है, आप इसको अपनी कॉपी में लिख सकते हैं स्टेटमेंट को। यदि एक बॉडी ए किसी अन्य बॉडी बी के साथ तापीय साम्य में है तथा एक बॉडी ए अन्य बॉडी सी के साथ तापीय साम्य में है, तो बॉडी बी और सी भी परस्पर तापीय साम्य में होंगे। ठीक है, ये नियम जो है ताप मापन का सिद्धांत होता है। ठीक है, ताप मापन का सिद्धांत, ताप मापन का सिद्धांत। आपसे कोई पूछे कि ताप मापन का सिद्धांत कौन सा नियम है, तो वो नियम है आपका जीरोथ लॉ या शून्य नियम, जीरोथ लॉ। ताप मापन का सिद्धांत जो है शून्य नियम है, ताप का मापन इसी सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। ठीक है, तो शून्य नियम आप समझ गए हैं, शून्य नियम आप जान गए होंगे बहुत इजीली। तो ताप की बात आई है, तो चलिए ताप के कुछ स्केल्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी पैमानों के बारे में पढ़ते हैं। ताप मापन के पैमाने कौन कौन से होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। ताप मापन के पैमाने यानी स्केल्स ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट। तो पहला स्केल तो आपका वेरी फेमिलियर डिग्री सेल्सियस स्केल होता है। डिग्री सेल्सियस स्केल एक 2 पॉइंट स्केल है, यानी इसके अंदर दो संदर्भ बिंदुओं का प्रयोग किया जाता है। 2 पॉइंट स्केल है, इसमें दो संदर्भ बिंदुओं का प्रयोग किया जाता है। वो दो संदर्भ बिंदु कौन से हैं? एक तो है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर और दूसरा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो सेल्सियस स्केल पर जिस सेल्सियस स्केल पर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर यानी जिस ताप पर पानी जमता है, ठीक है, जिस ताप पर पानी जमता है उस ताप को शून्य मान लिया जाता है। सेल्सियस स्केल पर जिस ताप पर पानी जमता है उस ताप को शून्य मान लिया जाता है और जिस ताप पर पानी उबलता है उस ताप को 100 मान लिया जाता है। फिर इन 0 से 100 के बीच में 100 डिविजन्स कर दिए जाते हैं। ठीक है, 0 से 100 के बीच में 100 डिवीजन कर दिए। एक थर्मोमीटर बनाया, 0 मतलब जहां पर आपका पानी जम रहा है और 100 मतलब जहां पर पानी उबल रहा है, और इनके मध्य 100 डिवीजन कर दिए, 100 इक्वल डिविजन्स। ठीक है, अब जब इस पैमाने को यूज करके मेजर करेंगे तापमान, तो कहीं ना कहीं इनके बीच में आएगा, तो हमें पता लग जाएगा कि तापमान कितना है। ठीक है, क्योंकि स्केल इस प्रकार से किया जाता है कि इस पर डायरेक्ट रीडिंग पड़ी जा सकती है। तो तापमापन का सेल्सियस पैमाना 2 पॉइंट स्केल पर आधारित है। इसी प्रकार 2 पॉइंट एक और स्केल होता है जिसे कहते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल।
डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल भी एक 2 पॉइंट स्केल है। इसमें भी दो संदर्भ बिंदु होते हैं। पहला संदर्भ बिंदु फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर सेल्सियस स्केल के अंदर 0 लिया जाता है, लेकिन फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट लिया जाता है। यानी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आपका पानी जमता है, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट लिया जाता है। ठीक है, तो ये दो दो 2 पॉइंट स्केल्स मैंने आपको बता दिए हैं, एक डिग्री सेल्सियस स्केल और डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल। डिग्री सेल्सियस स्केल में पानी का जो जमाव बिंदु है यानी फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 लिया जाता है, फ़ारेनहाइट में 32 लिया जाता है। बॉइलिंग पॉइंट 100 लिया जाता है और फ़ारेनहाइट में 212 लिया जाता है। अब डिग्री फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में और सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में भी टेम्परेचर को बदला जा सकता है, क्योंकि ये दोनों ही टेम्परेचर को मापते हैं। जैसे कि सेंटीमीटर, मिलीमीटर होते हैं, इनको आपस में बदला जा सकता है। इसी प्रकार डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट को भी परस्पर रूप से बदला जा सकता है। ठीक है, यदि 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो कितना फ़ारेनहाइट हो जाएगा, ये तो आपको पता ही है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ठीक है, ये सेल्सियस स्केल हो गया और ये फ़ारेनहाइट स्केल हो गया। और यदि 100 डिग्री सेल्सियस होगा तो फ़ारेनहाइट पे 212 आएगा, ये आपको मैंने अभी बताया। ठीक है, तो आपको इनके बीच में परस्पर संबंध निकालना है कि क्या संबंध है। तो संबंध निकालने का बड़ा ईजी सा तरीका है, लीनियर स्केल है दोनों। तो कैसे निकालेंगे, देखिए मैं बता देता हूँ आपको। किसी भी स्केल पर यूज़ कर सकते हैं, ये ट्रिक जो है किसी भी स्केल पर यूज़ कर सकते हैं। अगर तापमान आपको दे रखे हैं, दो बिंदुओं पर अगर तापमान दे रखे हैं, तो ये ट्रिक बता रहा हूँ किसी भी स्केल पर यूज़ की जा सकती है। C-0, C-0, 100-0 इज इक्वल्स टू F-32, 212-32। ये हो जाएगा C/100 इज इक्वल्स टू F-32/180। C is equals to 5/9 F-32। सो डिग्री सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल के बीच में जो रिलेशन आया है वो ये रिलेशन निकल कर आया, C इज इक्वल टू 5/9 F-32। अब किसी भी सेल्सियस टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में कन्वर्ट किया जा सकता है इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए। फॉर एग्जांपल 0 डिग्री सेल्सियस हम इस फॉर्मूले से वेरीफाई करेंगे। 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 9/5 F-32, विच मीन्स ये इधर जाके पूरा 0 हो जाएगा ये टर्म। तो F बराबर आप देख पा रहे हैं 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया है। ठीक है, इसी प्रकार F की वैल्यू रखकर देखते हैं 212। अगर F की वैल्यू 212 रखते हैं तो सेल्सियस स्केल पर कितना आ जाएगा वो भी वेरीफाई कर लेते हैं। 212 - 32, ठीक है, 5/9, 180, 20 और 100। तो ये वेरीफाई हो गया है। ये फॉर्मूला आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में ये पारस्परिक संबंध है। इस फॉर्मूले को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। गलत हो गया। ये फॉर्मूले को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट टेम्परेचर स्केल्स मैंने आपको बता दिए। 2 2 पॉइंट टेम्परेचर स्केल्स मैंने बताए हैं। अब एक 2 सिंगल पॉइंट टेम्परेचर मैं आपको बताऊंगा। एक है केल्विन स्केल, के यानी केल्विन स्केल। ये कितना होता है, ये एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल है ये। इसको एब्सोल्यूट क्यों कहते हैं इसको कभी और बताएंगे, लेकिन फिलहाल अभी मैं एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन ले रहा हूँ। तो ये केल्विन जो है सिंगल पॉइंट टेम्परेचर स्केल है। टेम्परेचर स्केल, सिंगल पॉइंट टेम्परेचर स्केल। ठीक है, इसमें एक ही संदर्भ बिंदु होता है
और वो संदर्भ बिंदु होता है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट, ठीक है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट, और ट्रिपल पॉइंट लिया जाता है 273.15 केल्विन। 273.16 डिग्री केल्विन, सॉरी डिग्री नहीं होता केल्विन में, ओनली केल्विन। 273.16 केल्विन, ठीक है। 0 केल्विन होता है, इस ताप को कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो, इसको एब्सोल्यूट जीरो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सबसे कम टेम्परेचर पॉसिबल है, इससे कम टेम्परेचर नहीं हो सकता। 0 केल्विन से कम टेम्परेचर नहीं हो सकता कोई भी, ठीक है। जीरो जीरो केल्विन इज द लीस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, लीस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, ओके। तो केल्विन और सेल्सियस के मध्य एक रिलेशन है, केल्विन बराबर सेल्सियस प्लस 273, यानी किसी भी सेल्सियस ताप को केल्विन में बदलना है तो उसमें 273 जोड़ना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 0 केल्विन को 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो क्या कितना हो जाएगा, 0 प्लस 273, विच मीन्स 273 केल्विन, यानी 0 डिग्री सेल्सियस इज 273 केल्विन एंड 100 डिग्री सेल्सियस इज 373 केल्विन। तो केल्विन को सेल्सियस में बदलना बहुत आसान है, केवल 273 जोड़ना होता है सेल्सियस स्केल में और ये केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो टेम्परेचर स्केल भी मैंने आपको बता दिया है। तो टेम्परेचर के बारे में हम जान गए हैं, टेम्परेचर और उसके स्केल्स, ठीक है। इसी प्रकार दाब का मापन के पैमाने भी मैं आपको बताता हूँ। दाब के मापन के पैमाने क्या क्या होते हैं, किन किन पैमानों पर दाब का मापन होता है। तो दाब के मापने के लिए दाब मापी का यूज किया जाता है, प्रेशर गेज कहते हैं इसको इंग्लिश में, प्रेशर गेज, दाब मापी। ठीक है, बात दाब मापी होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, मैनोमीटर्स होते हैं, मैनोमीटर्स। आपने स्फिग्मो मैनोमीटर सुना होगा, ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए, स्फिग्मो मैनोमीटर ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए। फिर मैकेनिकल गेजेस भी होते हैं कुछ, मैकेनिकल गेजेस के द्वारा भी प्रेशर का मेजरमेंट किया जाता है। और वातावरण का जो दाब मापा जाता है वो बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। बैरोमीटर भी एक सिंपली मैनोमीटर ही होता है, सिंपल मैनोमीटर, ठीक है। तो ये प्रेशर के लिए, प्रेशर के मापन के लिए यंत्र हो गए, मैनोमीटर, मैकेनिकल गेजेस, बैरोमीटर, स्फिग्मो मैनोमीटर, ब्लड प्रेशर मेजरमेंट, ओके। तो प्रेशर का मात्रक क्या है, प्रेशर का मात्रक है पास्कल, विच मीन्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो इसका मात्रक हुआ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और इसको पास्कल भी कहते हैं। और दाब की अन्य मात्रक है मेगा पास्कल। मेगा जो है पास्कल के आगे प्रीफिक्स लगा दिया जिसका मतलब होता है देखिएगा 6 पास्कल, ठीक है। इसके अलावा प्रेशर को बार में भी मापा जाता है, बार, और एक बार बराबर होता है 1,00,000 पास्कल, एक बार बराबर 1,00,000 पास्कल, ठीक है। और इसके अलावा भी प्रेशर को एटीएम यानी स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में भी, एटमॉस्फेरिक यूनिट में भी नापा जाता है। और एक एटीएम होता है 1.01325 बार, यानी 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। तो एक एटीएम बराबर होता है 1.01325 बार।
और 1.0135 10⁵ पास्कल। ठीक है। इसके अलावा प्रेशर का जो मेजरमेंट होता है लिक्विड की हाइट के टर्म्स में भी मापा जाता है। कैसे? देखिए, ये कोई तरल है, इसके अंदर एक नली को डुबो दिया गया है। इसके अंदर एक नली को डुबो दिया गया है जिसका डायमीटर कंसिडरेबल है, कम नहीं है, थोड़ा ज़्यादा ही है। ठीक है। अब क्या करेंगे, अब क्या होगा, अब क्योंकि लिक्विड की फ्री सतह पर जो है दाब लग रहा होगा बाहर से, कुछ ना कुछ, जो भी दाब है ना, जो भी दाब हम एक्सटर्नल लगा रहे हैं या वातावरण की वजह से दाब लग रहा है, वो लिक्विड की सतह पर लग रहा होगा। इस दाब के कारण लिक्विड आपका नली के अंदर ऊपर चढ़ जाएगा। जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतनी ज़्यादा इसकी हाइट होगी। ठीक है, जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतनी ज़्यादा इसकी हाइट होगी। तो प्रेशर का एक मात्रक इस लिक्विड की हाइट भी बन गई। और जितना हल्का लिक्विड होगा उतनी ज़्यादा हाइट होगी, जितना भारी लिक्विड होगा उतनी कम हाइट होगी। तो प्रेशर का जो सिंपल फॉर्मूला होता है वो होता है प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। ठीक है। तो प्रेशर को जो है हाइट के द्वारा भी मापा जा सकता है अगर लिक्विड की डेंसिटी पता है तो। ठीक है। तो प्रेशर जो है आपका हाइट में भी मापा जा सकता है, पी अपॉन रो जी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं वातावरण का जो दाब है 760 mmHg है, यानी वातावरण का जो दाब है वो एक नली में पारे को 760 mm ऊपर तक उठा सकता है। 760 mm तक उठा सकता है, इतना प्रेशर लगाएगा वो। ये वातावरण का दाब लगाएगा तो 760 mm उठ जाएगा। तो ये प्रेशर आपको पास्कल में निकालना है। तो ये एच जी की जो डेंसिटी है रो, वो पता होनी चाहिए आपको। तो एच जी की डेंसिटी होती है 13600। तो रो की वैल्यू तो हमने 13600 रख दी। जी आपको पता है 9.81 इंटू एच 760 mm। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया। ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये प्रेशर आपका पास्कल में आ जाएगा। इसको सॉल्व मैं कर लेता हूँ। 13600 गुणा 9.81 गुणा 0.76, लगभग 101 396 पास्कल। ठीक है। तो ये वातावरण का दाब आया 101 396 पास्कल या 101 किलो पास्कल। इतना ही होता है वातावरण का दाब, 101 किलो पास्कल के बराबर होता है। ठीक है। तो प्रेशर की जो यूनिट हुई वो mmHg में भी मापते हैं, यानी लिक्विड की हाइट में भी मापते हैं mmHg। और एक mmHg को एक टोर भी कहते हैं। टोर, एक mmHg एक टोर, यानी वातावरण का जो दाब हुआ वो 760 टोर हुआ। वातावरण का दाब 760। ठीक है। इसी प्रकार वातावरण सॉरी दाब की जो यूनिट है वो एक किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी है। किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है, ये भी दाब की यूनिट है। ठीक है। इसको कहते हैं एटीए, टेक्निकल एटमॉस्फेयर। टेक्निकल एटमॉस्फेयर। टेक्निकल एटमॉस्फेयर। तो ये कई सारी मैंने आपको यूनिट्स बता दी हैं प्रेशर मेजरमेंट की। ठीक है। टेम्परेचर मेजरमेंट की कई सारी यूनिट्स बता दी हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है, क्वासिस्टैटिक प्रोसेस क्या होती है, ये सारी बातों को डिस्कस कर लिया है हमने आज के लेक्चर में। तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। अगला नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर जल्दी ही आएगा। तो आपको क्या करना है, इस चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। और कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट में बताएं। थैंक यू वेरी मच। और सब्सक्राइब ध्यान से कर लें, चैनल को सब्सक्राइब ध्यान से कर लें, लाइक करना है, कमेंट करना है। ठीक है। ओके।